हेलो माय रॉक स्टार्स, आज हम इस वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। स्टार्टिंग विद द चैप्टर वेटेज। ये जो चैप्टर है ना, ये हाई वेटेज चैप्टर है। इससे 4 to 5 क्वेश्चंस भी आपका नीट एग्जाम में आ सकता है। एज अ नेम से ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 चीजें होता है: अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सरी डक्ट्स, axillary glands and male external genitalia. Starting with the testis. A pair of testis can be seen in the male reproductive system, and testis जो है ये है primary sex organ, which means it is able to produce sperms. Also they are able to produce hormones like androgens. टेस्टिस का लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर. इट्स अ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर. एंड कमिंग टू द लोकेशन ऑफ द टेस्टिस, testis will be present inside the scrotal sac outside the abdomen, which is important for the spermatogenesis, क्योंकि scrotum हमारा testis को 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस lesser than normal body temperature रखता है. And coming to the structure of the testis, testis के अंदर होता है 250 testicular lobules. Each testis will be having 250 testicular lobules. और ये जो testicular lobules जो है, इसके अंदर होता है 1 to 3 seminiferous tubule. That is, each testicular lobules will be having 2 to 3 seminiferous tubule, and they will also have interstitial cells. अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, इसके अंदर होता है 2 तरह का सेल्स, दैट इज मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स विल बी प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट, दैट इज न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, whereas मेल जर्म सेल्स विल बी अंडरगोइंग माइटोसिस, मियोसिस, फाइनली टू प्रोड्यूस स्पर्म्स. और इंटरस्टिशियल सेल्स जो है, इसके अंदर होता है, मतलब इसके अंदर से ज्यादा ये जो लेडिक सेल्स जो है, इसके ऊपर जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन. और ये जो 2 तरह का स्ट्रक्चर्स है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स आल्सो कॉल्ड एज लेडिक सेल्स एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बीच में कुछ कॉम्पिटेंट इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी होता है. ये हो गया हमारा टेस्टिस के बारे में. नाउ कमिंग टू एक्सेसरी डक्ट, देयर आर 4 एक्सेसरी डक्ट, स्टार्टिंग विद द रीटर टेस्टिस. इट इज वेरी क्लोज टू टेस्टिस, और ये स्पर्म्स को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है ना, उससे स्पर्म्स को लेता है. एंड दे विल बी ट्रांसफरिंग इट टू वासा एफरेंशिया, व्हिच विल बी फर्दर ट्रांसपोर्टिंग टू एपिडिडिमिस. एपिडिडिमिस में स्पर्म्स गोइंग टू गेट स्टोर्ड एंड आल्सो इट इज गोइंग टू शो मैच्योरेशन. इसके बाद स्पर्म जाता है वास डिफरेंस में, आल्सो कॉल्ड एज वासा डिफरेंशिया. सो वास डिफरेंस जो है, ये एब्डोमेन से यूरिनरी ब्लैडर, मतलब लूप ओवर करता है थ्रू यूरिनरी ब्लैडर. सो इट इज गोइंग टू असेंड टू एब्डोमेन, एंड मतलब ये एब्डोमेन ऊपर जाता है, एब्डोमेन तक जाता है, फिर it is going to loop over urinary bladder, and they are going to receive the secretion from seminal vesicle. जैसे ही secretions लेता है vas deferens, now we can't call it as vas deferens, we have to call it as ejaculatory duct. और ये जो sperms जो है, along with the fluid from which is being collected from the seminal vesicle, now this fluid, that is seminal plasma plus sperms, is called as semen. अभी ये जो semen है ना, this is being transported from ejaculatory duct out into the urethra, and urethra जो है, it is a common opening for both urine as well as semen, and they would be transported out through the urethral meatus of penis. By the way, penis के अंदर होता है ये urethra, okay, in the case of male reproductive system. नेक्स्ट देखेंगे एक्सरी ग्लैंड्स के बारे में. 3 तरह का एक्सरी ग्लैंड्स होता है. seminal vesicle will be contributing maximum seminal fluid, has got fructose calcium and helping in nourishment. Prostate gland has got citric acid and they are going to help in sperm motility. Corpus gland is going to clean urethra, hence it is helping in lubrication. Okay. Male external genitalia होता है penis, which will be helping in copulation, insemination, which is made up of special type of tissue, which will be important for erection during the sperm transfer into the vagina. Okay, और इसका दो parts है. Glans penis is a head part, that is enlarged part, which is being covered by loose fold of skin. Okay, and glans penis is going to end with the urethral meatus, from where the semen is going to go out from urethra. So ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. अभी देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ही हमने मेल में देखा, यहाँ भी इन फीमेल reproductive system we will be able to see different parts, starting with the ovary. Okay, so ovary is quite is a quite round structure, hence its size, that is diameter, is going to be 2 to 4 centimeter. और ये भी primary sex organ है, because they are also able to produce hormones like progesterone, estrogen. Also, mainly why we are calling it as primary sex organ, because they produce ovum.
ओवा इज प्लूरल, ओवम इज सिंगुलर. सो इसके साथ ये हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है. सो मेनली दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज दे आर एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स. And location of ovary is inside the abdomen, and they are connected to pelvic valve and uterus by ligament. And the structure of penis consists of cortex and medulla. Cortex में होता है follicles, अंदर follicles के अंदर होता है developing egg, that is ova. और medulla में blood vessels, nerves, ये सारा होता है. फिर यहाँ भी axillary ducts देखने के लिए मिलेगा. 3 पार्ट्स है यहाँ, फिलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना. फिलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट्स होता है. द लेंथ ऑफ फिलोपियन ट्यूब इज गोइंग टू बी 10 to 12 centimeter. The very first part is fallopian tube, which is having fimbriae, which is a finger-like structure, which is able to collect the ovum during the ovulation of menstrual cycle, and it is a funnel-shaped structure. It is closest to ovary. Ampulla is a broad structure. यहाँ fertilization देखने के लिए मिलेगा. Next, isthmus is the last part, which is narrow structure. इसके बाद आता है यूटेरस, womb. ओके, गर्भ कहते हैं. लोकेशन होता है इसका, मतलब इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय लिगामेंट एंड अटैच्ड टू पेल्विक वॉल. और इसका स्ट्रक्चर है इन्वर्टेड पियर शेप. लोकेशन ऑफ इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड इट हैज गॉट 3 layers, दैट इज इनर एंडोमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम, outermost perimetrium. Endometrium is glandular. It is going to shed off during the menses, in the menstrual cycle. Myometrium is going to, it has got smooth muscle and they are going to get contracted, and contracted during, specially during the parturition time, that is delivery होने के टाइम ये contract होता है. And vagina, so uterus के बाद uterus का last part जो है उसको हम बोलते हैं cervix. So uterus opens into vagina through narrow cervix, and cervical canal, that is जो थोड़ा space होता है cervix के अंदर, that is cervical canal plus vagina will be forming birth canal. So ये हो गया हमारा axillary ducts के बारे में. जैसे ही हम मेल में ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया देखा, वैसे ही यहाँ भी एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी होता है, ग्लैंड भी होता है. ओके, सो फर्स्ट वी विल बी सीइंग अबाउट female external genitalia, which is having mons pubis. It's a cushion of fatty tissue which has been covered by skin and pubic hair. Next part आता है labia majora. Mons pubis के नीचे आता है थोड़ा मोटा सा fold of skin होता है ये, and it is going to surround the vaginal opening. इसके नीचे labia minora, मतलब pair of fold of tissue which is under the labia majora is called as labia minora. And clitoris भी आपको देखने के लिए मिलेगा, which is a tiny finger like structure which is going to lie at the upper junction of the 2 labia minora. This is very important statement to remember. last year या exactly याद नहीं है, यहाँ से question आया था. So ये कहाँ होता है clitoris? They are lying at the upper junction of the 2 labia minora and they are above the urethral opening. और ये जो वेजाइना का ओपनिंग है ना एक्सटर्नल जेनिटिलिया में, दे आर बीन पार्शियली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइमन. हाइमन के बारे में बहुत सारा कंट्रोवर्सी है. हाइमन ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस, लेकिन कभी कभी हाइमन जो है इट इज गोइंग टू गेट ब्रोकन ड्यूरिंग द सडन जॉल्ट फॉल, इवन बाय इंसर्शन ऑफ टैम्पून्स. Okay, also it can get broke because of the some sports like horseback riding, cycling, and in some people it is even going to persist even after the first coitus. So hence we can say presence or absence of hymen do not decide the virginity or even the sexual experience. Last structure के बारे में डिस्कस करेंगे, that is in general axillary glands के बारे में, लेकिन यहाँ बहुत सारे axillary glands नहीं दिया है, just mammary gland के बारे में दिया हुआ है in the female. So mammary gland में होता है 2 main tissue, that is fat and glandular tissue. Glandular tissue has got 15 to 20 mammary lobes in each gland, which is made up of all the doctors are lovely. अभी ये क्या है? All the doctors are lovely. It is a trick to remember the pathway of. It is the trick to remember pathway of milk in the mammary gland. So glandular टिश्यू के अंदर जो मैमरी लोब्स होता है ना, उसके अंदर होता है मैमरी alveoli which is able to secrete store milk. So all the doctor lovely में A is alveoli. Next mammary alveoli is going to open into mammary tubule which is going to be quite smaller tube like structure. So T is the, फिर बहुत सारा mammary tubules जो है वो इकट्ठा होके mammary duct बन जाता है, duct doctor. R A is ampulla. Further, mammary duct is going to go and join with the mammary ampulla, which is a broader structure. And finally, बहुत सारा mammary ampulla जो है, they will be giving rise to lactiferous duct. So lovely में lactiferous duct, L stands for lactiferous duct. And they will be further opening into nipples. Nipples के around आपको, मतलब there is going to be even areola around the nipple. Okay. And mammary gland is attached to pectoralis major muscles.
ओके, विच इज ऑन द रिप्स. सो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. अभी देखेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में. दैट इज ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, इस यहाँ से गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होता है. सो गैमेटोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स हो गया. दो तरह का गैमेटोजेनेसिस होता है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, oogenesis में ओवम प्रोड्यूस होता है. सो फर्स्ट देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में. यहाँ आपको डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया इनिशियली माइटोसिस दिखाएगा टू प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. एंड दीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देखो ये जो है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये सारा स्पर्मेटोगोनिया है. सो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है विच इज डिप्लॉयड will start undergoing meiosis 1 first to produce secondary spermatocytes. So ये जो secondary spermatocytes है ना, ये haploid है, मतलब they will be having 23 chromosomes each and they will be further giving rise to spermatids. So finally 4 spermatids will be produced, okay, which is also haploid, and these spermatids will be undergoing further differentiation changes to produce spermatozoa, that is also called as sperms. So conversion of spermatids to spermatozoa is called as spermiogenesis. अब देख सकते हैं spermatid is going to be heavy, round, non-motile. फिर वो differentiation दिखाने के बाद sperm बनेगा which is called as spermiogenesis. फिर ये जो sperms produce होता है कहाँ, seminiferous tubules में. So ये बाहर निकलने का कोशिश करता है with the help of Sertoli cells. Okay. So the release of the sperms into the lumen of the seminiferous tubule is called as spermiation. So ये हो गया हमारा spermatogenesis के बारे में, spermiogenesis, spermiation के बारे में. Okay. So one primary spermatocytes ultimately will be able to give rise to 4 haploid cells. Equal division होता है and spermatogenesis is going to happen in puberty in human male. Okay. कौन कौन सा hormones help करता है puberty के time to cause spermatogenesis देखेंगे. So, gonadotropin releasing hormone which is being produced from the hypothalamus during the puberty will be acting upon anterior pituitary gland to cause the anterior pituitary gland to produce hormone called as gonadotropins. FSH and LH are these gonadotropins. फिर ये जो हमारा luteinizing hormone है मेल में, they will be acting upon Leydig cells to produce androgen like testosterone which will be helping in spermatogenesis. और ये जो हमारा FSH हार्मोन है which is another gonadotropin, they will be acting upon Sertoli cells and that will be producing some of the factors which will be causing spermiogenesis. Okay, so sperm का maturation के लिए spermatid to sperm वो जो maturation हो जाता है ना, उसके लिए हमें FSH हार्मोन चाहिए, Sertoli cells चाहिए. Now ये जो sperms produce होता है ना, so these sperm is entirely covered by plasma membrane. The head part will be having nucleus and acrosome. Acrosome में अलग अलग तरह का enzyme होता है which will be helping in fertilization. And middle piece में होता है बहुत सारा mitochondria. And centriole भी यहाँ से शुरू होता है. Tail में भी centriole होता है and tail is very important for motility, that is for the swimming and everything, which is important for the fertilization. So when exactly the semen में जो sperms होते हैं, when exactly they can fertilize? That is 200 to 300 millions of sperms will be released per coitus. एक intercourse में 200 to 300 millions of sperms will be released. अभी ये जो release हो गया ना sperms, इससे 60% of the sperms should be having normal shape and size, and 40% of the sperm should be having vigorous motility. Only if these criteria is fulfilled, fertilization can happen. Okay, so ये हो गया हमारा मेल गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में. अभी देखेंगे हम oogenesis के बारे में. oogenesis शुरू होता है fetal stage में ही शुरू होता है. That is even before the puberty, in the fetal stage itself we will be able to see oogenesis, where couple of millions of oogonia which is diploid will be undergoing mitosis to produce primary oocyte. Okay, and देखो माइटोसिस हो रही है, मल्टीप्लिकेशन फेस हो रही है. इसके बाद क्या होता है, oogonia will be giving rise to primary oocyte by mitosis है ना. So ये जो primary oocyte है, they will be starting their first meiotic division. Okay, लेकिन it will be getting arrested in the fetal stage and बच्चा पैदा होता है, छोटा सा लड़की जो है पैदा होता है. फिर puberty में first meiosis is going to get completed. Okay, लेकिन puberty तक
सिर्फ 60 to 80,000 फॉलिकल्स रह जाता है। अभी ये फॉलिकल्स क्या है? सो फॉलिकल्स आर, यू कैन इमेजिन, ये जो ओवम जो है ना, इमेच्योर ओवम जो डेवलप हो रही है, सो ये जो ओवम जो है इसका सराउंडिंग एक लेयर ऑफ सेल्स होता है कॉल्ड एज ग्रैन्युलोसा सेल्स। सो ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड द इमेच्योर ओवम जो है, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज फॉलिकल्स। ऐसे मानो ओवम का बेस्ट फ्रेंड है हमारा ग्रैन्युलोसा सेल्स। जैसे जैसे ओवम डेवलप हो जाएगा, मतलब इमेच्योर ओवम डेवलप हो जाएगा, उसी टाइम हमारा ग्रैन्युलोसा सेल्स भी डेवलप हो जाएगा, एंड कॉज ऑफ दैट एंटायर फॉलिकल इज गोइंग टू शो डेवलपमेंट। ओके, सो स्टार्टिंग में कपल ऑफ मिलियंस ऑफ ओगोनिया जो था, अभी वो रेड्यूस होके 60 to 80,000 फॉलिकल्स, मतलब एक फॉलिकल के अंदर बहुत सारा ग्रैन्युलोसा सेल्स हो सकता है, लेकिन एक ही इमेच्योर ओवम हो सकता है। सो दैट इज व्हाई वी आर मेंशनिंग 60 to 80,000 फॉलिकल्स रह जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ द प्यूबर्टी। सो अभी जस्ट प्यूबर्टी में अभी हो गया कंप्लीट हमारा मियोसिस 1 ऑफ प्राइमरी oocyte। लेकिन अभी यहाँ जो डिवीजन हम देख रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी अनइक्वल डिवीजन which will be resulting in one large secondary oocyte and first polar body. Okay, so first polar body which is haploid is going to get produced over here. Secondary oocyte is also haploid by the way, and now secondary oocyte is they will be start showing meiosis 2. लेकिन फिर से मेटाफेज 2 में arrest होता है हमारा secondary oocyte. Okay, so कब meiosis 2 complete होगा? जब हमारा जो ovum जो है, that is secondary oocyte, when it receives the sperm, that is during the fertilization, so उस time meiosis 2 of secondary oocyte is going to complete to produce ovum. so अभी देखेंगे यही जो डिस्कस किया ना, इसी चीज को हम फॉलिकल का डेवलपमेंट के साथ देखेंगे। और अभी हमने डिस्कस किया, दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ दिया हुआ है। सो फर्टिलाइजेशन हुआ तो टोटल 3 पोलर बॉडीज प्रोड्यूस होगा एंड एक ओवम प्रोड्यूस होगा। ओके, सो नाउ वी विल बी सीइंग oogenesis विद रेस्पेक्ट टू फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। मतलब ये जो दो फ्रेंड्स है ना, दैट इज ओवम एंड ग्रैनुलोसा सेल्स इनसाइड द फॉलिकल, कैसे ये डेवलप होता है साथ साथ में देखेंगे। सो जैसे ही फीमेल अपना प्यूबर्टी रीच करेगी तब आपको ये फॉलिकल का कॉन्सेप्ट अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। सो उसके पहले ये जो प्राइमरी oocyte जो होता है ना, प्यूबर्टी के टाइम उसके पहले प्राइमरी oocyte तो होता ही है। सो दे वुड बी हैविंग सम सेल्स अराउंड देम एंड दे वुड बी कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ओके, सो ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, प्यूबर्टी के टाइम से they will be start showing the conversion to primary follicle. So let's understand how these primary follicles from the puberty will be showing the further development. So primary follicle के अंदर क्या होता है? Primary oocyte होता है, okay, which would be stuck at the what is it, meiosis 1 prophase 1 stage है ना। अभी ये जो primary oocyte जो है इसके covering, so it is being covered by a layer of granulosa cells and this stage is called as primary follicle. Now these primary follicle would be further showing conversion, that is they will be showing some of the development and they will be converted into secondary follicle. Secondary follicle में क्या होता है? They will be having one more extra, like they have little more layers of granulosa cells, okay, and also there is going to be some extra layer which is called as theca, है ना, and together we can call them as a secondary follicle. अभी प्यूबर्टी तो शुरू हो गया, याद रखो, एंड ये जो सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है ये फर्दर डेवलपमेंट दिखाता है टू प्रोड्यूस टर्शरी फॉलिकल। अभी टर्शरी फॉलिकल में आपको फ्लूइड फिल्ड एंट्रम देखने के लिए मिलेगा, दैट इज फ्लूइड फिल्ड स्पेस, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना डिफरेंशिएशन भी देखने के लिए मिलेगा। एंड इट इज एट दिस टाइम ऑफ टर्शरी फॉलिकल वी विल बी एबल टू सी कन्वर्शन ऑफ प्राइमरी oocyte इनटू सेकेंडरी oocyte, मतलब फर्स्ट मियोसिस अभी कंप्लीट हो जाएगा। So it is at this time we will be able to see tertiary follicle time, we will be able to see conversion of primary oocyte into secondary oocyte, मतलब first meiosis will be completed over here. Okay, अभी tertiary follicle further development दिखाता है to produce secondary follicle. हाँ, by the way, जैसे ही secondary oocyte produce हो जाता है primary oocyte से, first polar body भी produce होता है। And look at the secondary oocyte, it is going to be large with the rich of nutrient and cytoplasm. Okay, अभी ये जो
सेकेंडरी oocyte कहाँ है? टर्शरी फॉलिकल के अंदर है ना. अभी ये टर्शरी फॉलिकल फर्दर डेवलपमेंट दिखाता है टू प्रोड्यूस टर्शरी फॉलिकल, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल विच इज अ मेच्योर फॉलिकल. और ये जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या क्या है? सेकेंडरी oocyte है, बट दिस सेकेंडरी oocyte is being surrounded by something called as zona pellucida layer, which is very important for the fertilization time, and also they will be having something called as corona radiata. Secondary oocyte would be covered by corona radiata and zona pellucida. Okay, so अभी ये जो डिवीजन देखा ना आपने, so it is going to be unequal division. So what is next? So next step is going to be ब्रेक थ्रू ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल जो है ये ब्रेक हो जाएगा puberty के टाइम. दैट स्पेसिफिकली फ्रॉम द puberty we will be able to see this process. So from puberty till the end of the menstrual cycle, which is going to be around 40-55 years of age. Okay, so graphian follicle is going to rupture in menstrual cycle to release the secondary oocyte. फिर ये जो secondary oocyte है इसको स्पर्म मिलेगा तो फिर सेकेंडरी oocyte जो है इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू ओवम, वरना ऐसे ही सेकेंडरी oocyte वेजिना के थ्रू बाहर जाएगा इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल. मतलब मानो एक सेकेंडरी oocyte एक ओवरी से निकल गया, नेक्स्ट महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम दूसरा ओवरी से दूसरा सेकेंडरी oocyte निकल जाता है. ओके, लेकिन if fertilization happens, zygote is going to get formed by fusion of the secondary oocyte and the that is ovum and the sperm. So अभी next हम देखेंगे menstrual cycle के बारे में. Okay, which is happening in all the primates like monkey, chimpanzees, ape, man, etc. And हमारे मतलब humans में menstrual cycle is going to be of 28-29 days. And the first menstrual cycle is called as menarche, last one is called as menopause. Okay, hormonal regulation के बाद बारे में बाद में देखेंगे. उसके पहले menstrual cycle देखेंगे. Menstrual cycle has got 4 phases. Menstrual phase, follicular phase, luteal phase, and the next menstrual phase, that is menstruation, follicular phase, and then ovulation. उसके बाद होता है luteal phase. Okay, so first देखेंगे menstruation के बारे में. So menstruation में endometrium shed होके it is going to the bleeding is going to happen, and the blood is going to go out along with the mucus from the vagina. और इस टाइम आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये सारा कम अमाउंट में होता है, लेकिन देखो FSH थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में स्टार्टिंग प्रोड्यूस होता है, फिर कम हो जाता है. लेकिन स्टार्टिंग में मेंसेस का स्टार्टिंग में FSH थोड़ा ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता रहता है, और इसकी वजह से ही हमारा एस्ट्रोजन भी प्रोजेस्टेरॉन को कंपेयर करो तो एस्ट्रोजन भी थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता रहता है बिकॉज ऑफ द FSH इंक्रीज. वो रीजन बहुत लंबा है, डिस्कशन करने के लिए इतना टाइम नहीं है. सो मेनली मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स would be produced in very less amount in the menses time. इसके वजह से फॉलिकल भी डेवलपमेंट नहीं होता. उसके बाद होता है फॉलिकुलर फेज, जहां फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है. ये क्यों डेवलपमेंट होता है? बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स लाइक LSH, FSH एंड एस्ट्रोजन. फिर फॉलिकुलर फेज में अच्छे से फॉलिकल डेवलप होकर मेच्योर होता है टू प्रोड्यूस कंप्लीटली डेवलप्ड ग्राफियन फॉलिकल. और कॉज ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पीक लेवल ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके हमारा जो सेकेंडरी oocyte जो है इट इज गोइंग टू रिलीज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल. एंड ये जो सेकेंडरी oocyte जो है इट इज गोइंग टू release in the stage called as ovulatory phase. The release of the ovum, that is secondary oocyte from the Graafian follicle, this stage is called as ovulatory phase, or we can also call it as ovulation. And ovum, that is secondary oocyte जो है ये सिर्फ एक दिन ही रह जाता है कहाँ मतलब ओवरी में, क्योंकि वो जो साइकिल ही मतलब वो जो फेस ही एक दिन का फेस है. सो इफ फर्टिलाइजेशन, if the sperm meets ovum only around 14th to 15th day of menstrual cycle, then only fertilization can happen, then only pregnancy can happen. So if the sperm do not meet our ovum at around 14-15 day of menstrual cycle, fertilization won't happen and pregnancy won't happen. So अभी जो रिमेनिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो है ना, अभी इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, विच कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड लेटर इट कैन आल्सो प्रोड्यूस एस्ट्रोजन. लेकिन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है इसका लाइफ स्पैन सिर्फ कुछ दिन ही होता है, उसके बाद ये हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टॉप करता है एंड दे विल बी गेटिंग डिजेनरेटेड. ओके, मानो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं मिला हमारा ओवम को, क्या होगा? कॉज ऑफ द एंड ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम फिर से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का अमाउंट सडनली कम होता है, इसके वजह से फिर से मेंसेस होता है. बिकॉज ये जो दो हार्मोन्स है ना, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम नहीं है तो
प्रेगनेंसी नहीं है ना. सो absence of menstrual cycle can indicative of pregnancy, but sometimes menstrual cycle can be absent because of the stress, physical health issues and so on. Okay, मानो फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब हमारा ओवम को स्पर्म मिल गया. Okay, on around 14-15 day of menstrual cycle the ovum has got the sperm. इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो जाइगोट फॉर्म होता है ना वो डेवलप होता है, और इसके साथ प्लाजेंटा भी प्रोड्यूस होता है, एंड देन प्लाजेंटा विल बी टेकिंग ओवर द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, सो दे विल बी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन. ओके, सो एक पॉइंट आता है उस टाइम मैक्सिमम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है, दैट इज बोथ प्लाजेंटा एज वेल एज अवर कॉर्पस ल्यूटियम, बोथ ऑफ देम विल बी प्रोड्यूसिंग द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन. लेकिन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, इसका लाइफ स्पैन स्पेसिफिक डेज होता है, मतलब ये जो दिन दिख रहे हैं ना 29-28 डेज के बाद वो होता ही नहीं है, प्रेगनेंसी हो या ना. लेकिन जब प्रेगनेंसी होता है ना, प्लाजेंटा की वजह से हमारा एंडोमेट्रियम ऐसे ही रह जाता है. लेकिन इफ fertilization do not happen, that is if the sperm do not enter into the, that is if the ovum do not receive the sperm, फिर कॉर्पस ल्यूटियम का काम खत्म हो जाता है, इसलिए हमारा एंडोमेट्रियम भी टूट जाता है. ओके, एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, स्टेटमेंट ऐसा है, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट. एक्चुअली इवन इफ फर्टिलाइजेशन हैपेंस, फिर भी इफ द फर्टिलाइजेशन हैपन और डोंट हैपन, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा ही होगा. लेकिन ये जो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट का ये मतलब है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्लाजेंटा काम में आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो सकता है. ओके, वो जो स्टेटमेंट है ना वो कंफ्यूज नहीं करना है वो स्टेटमेंट को. सो इट एक्चुअली मीन्स दैट इफ fertilization do not happen, since corpus luteum degenerate, progesterone estrogen won't be produced, so menses will be happening. ओके, सो अभी देखेंगे हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में. सेम फीमेल में भी GnRH हार्मोन प्रोड्यूस होता है प्यूबर्टी के टाइम, विच विल बी कॉजिंग गोनाडोट्रोपिन्स प्रोडक्शन लाइक FSH LH. लेकिन LH क्या करता है, ये हमारा कंप्लीटली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte विच विल बी कॉजिंग द ओव्यूलेशन, विच इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. अभी मानो ओवम रिलीज हो गया, स्पर्म मिल गया हमारा सेकेंडरी oocyte मतलब इमेच्योर ओवम को. सो क्या हो जाता है, इसके वजह से फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी होता है, एंड कॉर्पस ल्यूटियम जो है इट प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन. ओके, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन. ये सारा स्किप करो LH FSH के बारे में. whereas FSH will be helping in the ovarian follicular growth, and follicle जो है it will be producing estrogen. ओके, ये भी स्किप करो, कंफ्यूजिंग हो सकता है. सो ये हो गया हमारा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. अभी देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में. ओके, सो इमेजिन our ovum will be, that is secondary oocyte will be receiving the sperm. Okay, fertilization will be happening. So location of fertilization is going to be ampulla of the fallopian tube, and definition of fertilization is fusion of nucleus of sperm and ovum. And condition क्या है fertilization के लिए? Fertilization can only happen or occur if sperm and ovum reaches simultaneously to the ampulla. Hence all copulation don't lead to pregnancy. Okay, so एक बार ये fertilization event को अच्छे से समझेंगे with the steps. Sperm will be coming in contact with the zona pellucida of the secondary oocyte. This will be causing the changes in the membrane which will be blocking the additional sperm entry. What sort of a changes? Electrical changes. And due to secretion of the acrosome ka enzyme, sperm will be finally able to enter into the plasma membrane followed by cytoplasm, as you can see over here. और जैसे ही हमारा sperm secondary oocyte का cytoplasm reach करेगा, तब आपको सेकेंड मियोसिस का कंप्लीशन देखने के लिए मिलेगा. दैट इज अवर सेकेंडरी oocyte विल बी कन्वर्टेड इनटू ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी. ओके, सो अभी what happens next? Then we will be able to see completion of fertilization. That is, now our nucleus of the sperm will be fusing with the nucleus of ovum to produce zygote. Okay, and this is a crucial time which will be determining the sex of the baby as well. आपको पता ही है इसके बारे में, क्लास 12 में पढ़ा रखा होगा, फिर भी एक बार क्विकली देखेंगे. मेल में होता है सेक्स क्रोमोसोम X and Y, फीमेल में होता है सेक्स क्रोमोसोम 2X, that is XX. Okay, which means female is able to produce only one type of gamete, that is one which is having X chromosome, but male is able to produce two type of gametes, that is having X and Y chromosomes, X or Y chromosome. Okay, if X gamete, if the sperm which is having X chromosome fuses with the female gamete, we will be able to see female baby. And if the sperm which is having Y chromosome fuses with the female's gamete, that is ovum, we will be able to see
male baby, which means that sex is actually not determined by the mother. Instead, it is scientifically we can say that the sex of the baby is being determined by the father. But however, the chance of male and female is always 50-50. Okay, so now we will be seeing about the further embryonic development. But mainly we will be studying about the placenta कैसे form होता है ये सारा. So we will be quickly seeing about implantation. हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, है ना. सो ये जो जाइगोट जो फॉर्म हो गया यहाँ देखो, ये ओवम है, ये फर्टिलाइजेशन है. ओके, ये कहाँ रिलीज हो रहे हैं, देखो ओवम इज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इनटू द फिम्ब्रिए ऑफ द इन्फेंटिबुलम. लेटर इट इज बीन ट्रांसपोर्टेड इनटू द एम्प्यूला. एम्प्यूला में होता है फर्टिलाइजेशन. फिर जाइगोट जो फॉर्म होता है, they will be start showing mitotic division, which is also called as cleavage. Okay, so zygote will be showing 2-celled stage, 4-celled stage, 8-celled stage and then 16-celled stage. अभी ये जो cells है ना इसके अंदर, ये cells को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर. फाइनली I mean 8 to 16-celled stage जो होता है इसको हम बोलते हैं मोर्यूला. और morula will be further converted into blastula and blastula will be further converted into blastocyst. Blastocyst में आप outer trophoblast, inner mass देखने के लिए मिलेगा. outer trophoblast is going to attach to the endometrium layer, whereas inner mass जो है वो embryo form करता है. Okay, अभी ये जो blastocyst है देखो कैसे माइटोटिक डिविजन हो रहा है यहाँ, और इस तरह से यूटरस का अंदर आ गया हमारा एम्ब्रियो, है ना. एंड दिस ब्लास्टोसिस्ट, H stages blastocyst, now they will be showing implantation on the endometrium. Implantation का मतलब क्या है? After attachment on endometrium, uterine cells is going to divide rapidly and they are going to cover the blastocyst. Hence blastocyst able to embed on the uterine wall. अब इसकी वजह से क्या होगा? So हमारा blastocyst का जो trophoblast layer है, they will be implanted on the endometrium layer. So हमारा endometrium का layer मतलब सेल्स जो है, टिश्यू जो है, वो ट्रोफोब्लास्ट का सेल्स के थ्रू ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिखाता है. सो बेसिकली हमारा ट्रोफोब्लास्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट जो है, दे विल बी प्रोड्यूसिंग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई. ओके, आफ्टर इम्प्लांटेशन. Okay, so after implantation, finger-like structure will be appearing on the trophoblast, which is going to surrounded by the maternal blood and uterine tissue, and this finger-like structure is called as chorionic villi. And this chorionic villi, along with the uterine tissue, will be forming interdigitate structure, which is called as placenta, which is structural functional unit between the mother and baby. और ये जो placenta का function बहुत सारा है. They are able to supply oxygen, nutrients to the baby. Also, they are able to remove the carbon dioxide waste from the baby, and they will be connecting the umbilical cord. Okay, they connect the embryo by umbilical cord, which will be helping in transportation of substance to and fro from the embryo. Okay, और हमारा प्लासेंटा अलग अलग तरह का हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. इसका फंक्शन LH और FSH हार्मोन जैसे ही है, इसीलिए इसका नाम होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. जब प्रेगनेंसी टेस्ट करता है, जब कोई प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं प्रेगा किट यूज करके, अपना यूरिन को एक्चुअली वो प्रेगनेंसी किट के अंदर डालते हैं, तब एक्चुअली HCG हार्मोन डिटेक्ट हो जाएगा प्रेगा किट में. ओके, also this structure placenta will be producing HPL, estrogen, progesterone, and at the end of pregnancy, डिलीवरी के टाइम ओवरी भी रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है. सो एक्सेप्शनली प्रेगनेंसी हार्मोन्स कौन कौन सा है? प्रेग्नेंट के टाइम, प्रेगनेंसी टाइम ही प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन कौन कौन सा है? दैट इज HCG, HPL एंड रिलैक्सिन ओनली. बट हाउएवर अदर हार्मोन्स विल बी आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जैसे प्रोलैक्टिन हो गया, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, विच विल बी हेल्पिंग इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द fetus, that is baby. Also it will be helping metabolic, it will be helping the it will be causing some of the metabolic changes in the in the mother, and that will be helping in maintenance of pregnancy. So essential, these hormones, these three hormones are essential for supporting fetal growth, metabolic changes in the mother, and hence maintenance of the pregnancy. Okay, so अभी हमारा एम्ब्रियो कहाँ है? यूटरस के अंदर है, स्पेसिफिकली अटैच टू द एंडोमेट्रियम. प्लाजेंटा सारा फॉर्म हो गया अभी, है ना. सो अभी जो एम्ब्रियो है, ओके, now these embryo will be having mainly three parts: outer ectoderm, inner endoderm, middle mesoderm. Okay, and ये जो inner mass हम बोलते हैं ना, they are rich with stem cells क्योंकि they are able to give rise to any organ, any tissue. So ये जो एम्ब्रियो, अभी ये जो 3 लेयर्स जो है, अभी ये फर्दर डेवलप होता है. सो
दिस पीरियड प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं जेस्टेशन, एंड द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज जेस्टेशन पीरियड इज गोइंग टू बी अराउंड 9 months, 9 days होता है. सो फर्स्ट मंथ में, आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट डेवलप होता है बेबी का, हेंस हार्ट बीट कैन बी हर्ड बाय द डॉक्टर्स. 2 month के बाद लिम्स डिजिट्स फॉर्म होता है. 3 months के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम जैसे एक्सटर्नल जेनिटिलिया प्रोड्यूस होता है. 5 months के बाद hair would be found on the head, and also movement can be observed by the doctors properly. 6 month के बाद body hairs, eyelids, eyelashes ये सारा प्रोड्यूस होता है. eyelashes सेपरेट भी होता है. ओके सो इसके बाद कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है 9 month 9 days. At this time almost all the development would be complete, and इसके बाद होता है पार्चुरेशन. बट पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के लिए सिग्नल मिलना चाहिए. सो signal is being developed by the completely developed fetus and the placenta, and इसी टाइम होता है mild contraction of the endometrium, sorry mild contraction of the myometrium of the uterus. और ये किसके वजह से होता है? that is because of the oxytocin. so mild contraction of the myometrium, that is smooth muscles. हमने अभी थोड़ा टाइम के पहले ही देखा ना, ये जो यूटेरस का मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल. सो ये जो लेयर है ना ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. और ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीटोसिन. नाउ दिस ऑक्सीटोसिन विच हैज एक्टेड ऑन मायोमेट्रियम, और ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फर्दर ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन और एक्ट करता है मायोमेट्रियम के ऊपर, इसके वजह से और कॉन्ट्रैक्शन होता है. सो बिकॉज ऑफ द मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब बेबी इज गोइंग टू गेट डिलीवर्ड आउट. ओके एंड दिस इज एक्चुअली ट्रिगर्ड बाय ऑक्सीटोसिन रिलीज. में ये इरेज करूंगी, कंफ्यूजन हो करेगा. ओके सो ये हो गया पार्चुरेशन के बारे में. सो अभी बेबी का डिलीवरी हो गया. So the next thing that we are able to see is lactation. So milk production by the mammary gland is called as lactation. Initial milk is called as colostrum, which is rich with the many nutrients, and the main antibody IgA is also present over here, which will be protecting the baby. Okay. वैसे प्लाजेंटा के थ्रू एंटीबॉडी जैसे IgG क्रॉस होता है, लेकिन मिल्क के थ्रू बेबी के अंदर IgA एंटीबॉडी बेबी के अंदर जाता है फ्रॉम द मदर. एंड ऑक्सीटोसिन जो है अभी लैक्टेशन के टाइम मिल्क को रिलीज करने के लिए हेल्प करता है, और prolactin will be helping in milk production. It would have started producing in the pregnancy only, और डिलीवरी के बाद भी थोड़ा टाइम तक ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस होता रहता है. सो यहाँ हो गया हमारा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय.